रहती है। कल लास्ट हमारी क्लास में हमने एक बात की थी कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि उस मंच से शुरू किया, कांग्रेस ने इसकी अनुमति दी तो पूरे भारत में ये फैला। जो आपके चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था कांड, उस कांड के कारण आपके महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है। और जब महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया तो महात्मा गांधी एक तरफ तो चले गए जेल, महात्मा गांधी को तो डाल दिया जेल में, और आपके यहाँ कांग्रेस जो है वो दो विचारधाराओं में फिर से बंटने लग गई। जैसे 1907 में दो विचारधाराएं थी ना, एक नरम दल एक गरम दल, वैसे ही आपके यहाँ कांग्रेस जो है वो दो विचारधाराओं में बदलनी शुरू हो गई। एक कह रहा है परिवर्तनवादी, ठीक है, और एक कह रहा है परिवर्तनवादी, मतलब परिवर्तन के विरोधी, परिवर्तन के विरोधी। दो दलों में हम बट जाते हैं। तो परिवर्तन वाले कहते हैं चुनाव के माध्यम से अंग्रेजों की सिस्टम में घुसकर, उनके सिस्टम में घुसकर उनको सुधारा जाए या फिर उस सिस्टम को फेल कर दिया जाए। और ये कहते हैं नहीं, हमारे जो मूल काम है शराब का बहिष्कार, मतलब शराब बंदी करना, स्वदेशी, ठीक है, और जो स्वदेशी चीजों को अपनाना है, खादी है, आपके चुनाव का बहिष्कार करना है। ये कह रहे हैं चुनाव छोड़ो, चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करो। ये कहते हैं नहीं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना। तो इस तरह क्या होता है, दो दलों में धीरे धीरे कांग्रेस बंटती हुई दिखाई देती है, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनवादी भी ये लोग हैं, ये जब नहीं मानते हैं चुनाव के लिए, तो परिवर्तनवादी क्या करते हैं 1923 में, ठीक है, मार्च 1923 के अंदर एक छोटा सा अपनी पार्टी बनाते हैं। छोटी सी तो क्या थी, एक पार्टी बनती है, ठीक है, पार्टी बनती है आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वराज पार्टी उसका नाम होता है। अब हुआ क्या, इस पार्टी का स्वराज पार्टी इसका नाम रखने से पहले उन्होंने क्या किया, इसका पूरा नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। उन्होंने इसका नाम जो है वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका नाम रखा था। और कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस नाम क्यों रखने के पीछे रीजन क्या था, ताकि अंग्रेज जो है वो ये सोचे, या अंग्रेज जो है वो कभी भी ये ना सोचे कि कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने काम किया है। क्योंकि हिस्ट्री सब जानते हैं, इन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, मोतीलाल नेहरू ने देखा है अपनी आंखों के सामने कि जब हम यहाँ नरम और गरम दल के माध्यम से बट गए थे, ठीक है, जब नरम और गरम दल के माध्यम से हम लोग आपस में बट गए थे, तब जो है वो हमने कुछ अचीव ही नहीं किया, हमारे पास कोई सफलता ही नहीं थी, इसलिए हम बटेंगे नहीं। एक तरह से देखा जा रहा है, हालांकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से, परंतु कांग्रेस ने इनके त्यागपत्र को एक तरह से स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ अटैचमेंट से दिखाने में, देखो स्टार्टिंग में तो हुआ क्या, जब इन्होंने पार्टी बढ़ाई ना, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम रख दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि ये पार्टी क्या है, कांग्रेस की है। और आगे चलकर क्या होता है, महात्मा गांधी पहले तो विरोध में होते हैं, बाद में आगे चलकर महात्मा गांधी कहते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में दो तरह के व्यक्ति रहेंगे। एक वो व्यक्ति रहेंगे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जो कांग्रेस की मूलभूत जो लक्ष्य है उन पर काम करेंगे, मूल ढांचे पर काम करेंगे। और ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये कांग्रेस के अंदर एक इन्होंने पार्टी बना रखी है, तो कांग्रेस का ही एक हिस्सा या एक भाग था जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसी चीजों के, ठीक है ना। तो कांग्रेस का ही अलग से एक भाग, मतलब कांग्रेस का ही एक भाग था, अलग नहीं था, कांग्रेस का एक हिस्सा था जिसे हम कहते थे स्वराज पार्टी, ठीक है। इसके जो भी पार्टी, जो भी नेतृत्व, जो भी काम करते, देखो हुआ क्या, आज तो कांग्रेस एक पार्टी है ना, परंतु उस वक्त कांग्रेस एक संगठन थी, उस वक्त कांग्रेस संगठन थी। इस संगठन के अंदर एक जो पार्टी थी, इस संगठन के अंदर पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस पार्टी के माध्यम से व्यक्ति जो है जिसकी मर्जी होती वो चुनाव लड़ता था, इस पार्टी के थ्रू टिकट मिलती थी उसको, चुनाव लड़ता था और जीतता था। कल हमने चर्चा की कि आपके यहाँ स्वराज पार्टी जो है वो काफी अच्छा बहुमत उसे मिलता है। लगभग अगर हम देखें तो 41 सीटें उसको मिलती है 101 सीटों में से, ठीक है, 101 सीटों में से लगभग 41 सीटें वो क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। वहीं मध्य भारत में, बंबई में, ठीक है, मध्य प्रांत जो है आपका, उसमें काफी अच्छा वो काम करता है। थोड़ा सा क्या मद्रास में उसका थोड़ा सा अचीवमेंट कम होता है, बाकी इसने काफी कुछ अचीव किया, काफी हासिल किया। परंतु होता क्या है, 1925 के अंदर CR दास की क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। 1925 में CR दास का जो है वो निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद में, ठीक है,
CR दास का निधन होने के बाद में भाई इस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट मत करो कि 41 है 42 है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, पार्टी की सीट है, तो पार्टी की सीटों में क्या होता है उस वक्त व्यक्ति जो दल बदल करके सीटें बढ़ भी जाती घट भी जाती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस में मिलता है। तो 41-42 में कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि ऐसी जो चीजें हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन पैदा करती हैं या दो विचारधाराएं रखती हैं जिसका सटीक जवाब आपको अच्छी किताबों में भी नहीं मिल पाता ना, क्योंकि कई बार होता है कि एनसीईआरटी बेस न मानकर हम कुछ जो एग्जामिनर है वो कोई और भी बेस मान लेता है। तो यहाँ इस चीजों पर इतना नहीं, लगभग यूं मान के चलो उन्हें आधा बहुमत नहीं मिला, परंतु लगभग 41-42 के आसपास उन्होंने सीटें प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ये सीटें प्राप्त करी, पर 1925 के अंदर क्या हुआ, CR दास का निधन हो गया और इसी के साथ में क्या होता है 1926 में ये पार्टी हार भी जाती है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी विशेष में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, अलग अलग विचार, पार्टी के अंदर ही अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो जाती है, अलग अलग सोच, अलग अलग व्यक्ति, और जो इसके प्रमुख बड़े नेता थे वो इस पार्टी से अलग भी हो जाते हैं। तो 1926 का जो चुनाव होता है वो ये मतलब हारने की कंडीशन में ही होती है, तरह से पूरी तरह से जीत इनको हासिल नहीं होती। तो इस तरह ये आपके स्वराज पार्टी जो है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखो खत्म होने में सबसे बड़ा रीजन भी तो एक था ना, वो था साइमन कमीशन। आपके यहाँ भारत में क्या होता है, जब भी कुछ शांति होती है, जैसे मान लो अंग्रेजों ने किसी रूप में शांति कर रखी है, कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं किया या कुछ गड़बड़ नहीं करी, तब क्या होता है पूरे भारत में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना अपना काम कर रहा है। कोई कह रहा है मैं ये कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ये कर रहा हूँ, इधर गांधी अलग कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू अलग कर रहे हैं, CR दास अलग कर रहे हैं, इधर आपके भगत सिंह अलग कर रहे हैं। तो जितने भी व्यक्ति है ना वो सब अपना अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो जैसा भारत के लिए करना चाहता है वो सब अलग अलग कर रहे हैं, एकजुटता नहीं होती। पर हम भारतीयों की बहुत अच्छी बात है, जब भी भारत पर संकट आता है या जब भी भारत में अंग्रेज कुछ गड़बड़ करते ना, तब हम पूरे भारतीय एकजुट हो जाते, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या धर्म क्या लिंग क्या जाति, ये हमारी बहुत बड़ी खासियत थी। तो बात को समझना, इस लगभग स्वराज पार्टी के माध्यम से बाद में धीरे धीरे क्या हुए, लोग अलग अलग पार्टियां बनाने लगे, अपना अपना अलग अलग काम करने लगे। परंतु भारत में 1927 में एक ऐसी घोषणा होती है और उस घोषणा से पूरे भारत को वापस एकजुट होना पड़ता है। और बताओ किस चीज की घोषणा होती है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, साइमन कमीशन। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, साइमन कमीशन। और इसी साइमन कमीशन के साथ ही अटैच होकर आएगी नेहरू रिपोर्ट, इसी के साथ अटैच होकर आती है नेहरू रिपोर्ट। कैसे आती है इसके साथ अटैच होकर, बात को समझना, एक लिंक समझो। ठीक है, आज जो है उसकी एक बातों का लिंक समझो, या कुछ चीजें एक साथ बताती हूँ। देखो हुआ क्या, आपके यहाँ 1919 अधिनियम ने कहा कि 10 साल से सुधार जो हमने भेजे हैं, ठीक है, 1909 में भेजा, फिर 1919 में भेजा, तो इस तरह जो हम सुधार भेज रहे हैं वो सुधार वाकई में भारत में सुधार ला रहे हैं या नहीं ला रहे, इस चीज की समीक्षा करने के लिए हम एक आयोग बनाएंगे। तो 1919 अधिनियम में कहा कि आयोग बनाएंगे, तो आयोग बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, कब बना, 1927 में इसकी घोषणा हो जाती है, 1928 में ये भारत आता है। अभी चीजें कर लेंगे। साइमन कमीशन के बाद में क्या होता है, साइमन कमीशन के बाद में आएगी नेहरू कमेटी, फिर क्या आती है नेहरू कमेटी, और ये बनेगी 1928 में। और नेहरू कमेटी के बाद बनती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू कमेटी के बाद क्या बनेगी बेटा, नेहरू रिपोर्ट, जो कि बनेगी 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट होने के बाद दिसंबर 1928 में आपके कांग्रेस का अधिवेशन होता है, फिर अगला अधिवेशन होता है फिर दिसंबर 1929 को। और दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लाहौर में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं इरविन के सामने। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, इरविन। तो गांधी के द्वारा 11 सूत्रीय मांगे रखी जाती हैं, और उन मांगों को न मानने पर 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये मैंने क्या किया, आपके सामने एक पूरी की पूरी इमेज बना दी, क्योंकि अभी अपन पढ़ेंगे साइमन कमीशन, फिर बीच में नेहरू कमेटी आएगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी। तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बनना चाहिए कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आपके सामने सीधी सीधी सारी बातें, एक सारी कहानी पॉइंट्स के रूप में लिख दी। 1919 अधिनियम के आधार पर साइमन कमीशन आना था,
1927 में आया, फिर नेहरू कमेटी बनी। क्यों बनी नेहरू कमेटी, आगे डिटेल में पूरी चीजें समझाऊंगी। नेहरू कमेटी बनने के बाद में नेहरू कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट पेश करी 1928 में। फिर दिसंबर 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस नेहरू रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस में सहमति हो जाती है कांग्रेस में। फिर दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। देखो हर लिंक जुड़ा हुआ है, जब पूरी स्टोरी समझा दूंगी ना तब इस लिंक में और बहुत सारी चीजें तुम्हें बताऊंगी। पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद में महात्मा गांधी ने सवर्ण आंदोलन ऐसे शुरू नहीं किया है, आपको मैंने पहले भी बढ़ाया था। सवर्ण आंदोलन जो है वो बहुत पहले शुरू होना था, 1922 में शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 2 मांगे रखी थी और उन दोनों मांगों को अगर अंग्रेज नहीं मानते, ठीक है, पहले भी पढ़ाया लास्ट क्लास में कि लगभग 1922 में ही शुरू हो जानी थी, ठीक है, परंतु अगर उन मांगों को नहीं मानेंगे तो हम शुरू कर देंगे। परंतु गड़बड़ हो गई, लगभग यूं मान के चलो 3 या 4 दिन बाद में आपके चोरी चोरा वाला जो कांड है वो हो जाता है। तो इसके कारण ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है वो शिफ्ट हो जाता है आगे, ठीक है, आगे चलकर वो शिफ्ट हो जाता है। फिर अब यहाँ महात्मा गांधी क्या करेंगे, सीधा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, पहले 11 सूत्रीय मांग रखेंगे। लॉर्ड इरविन इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा, फिर इन मांगों को न स्वीकार करने का एक बहाना बनाया जाएगा और इस बहाने के आधार पर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो वापस आते हैं हम लोग साइमन कमीशन के ऊपर। अब अंदर से डिटेल में प्रश्न कैसे तैयार होते हैं वो सुनो। तो जैसे कि आप सबको मैंने लास्ट कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि आपके यहाँ एक अधिनियम आया था। जितनी भी चीजें हो सकती है स्टोरी के साथ साथ में पॉइंट्स के साथ में भी लिखो, पॉइंट्स के साथ में भी पढ़ो, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो तुम्हारे डाटा कवर कर देगा पूरा। दूसरा पॉइंट जो है वो तुम्हें सिस्टमेटिक ढंग से याद करने में हेल्प करेगा और इन पॉइंट से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और पॉइंट से थोड़ा सा क्या स्टोरी के फॉर्म में और तुम्हें दिखने में समझने में आसानी रहती है। और देखो साइमन कमीशन की बात करें तो इसके आने का कारण क्या था, ये क्यों आया, इसे पैदा कैसे हुआ। तो आने का कारण केवल एक था, वो था 1919 का जो सुधार अधिनियम भारत आया था। उस सुधार अधिनियम के अंदर ही लिखी हुई थी ये बात, उस सुधार अधिनियम में लिखी हुई थी कि 10 वर्षों के बाद इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए, इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए भारतीय विधिक आयोग की स्थापना की जाएगी। और इस आयोग का क्या काम होगा, इस आयोग का काम यह होगा जो 1919 अधिनियम में सुधार आए हैं उन सुधारों से भारत में कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ, इस चीज की जांच समीक्षा करने के लिए 10 साल के बाद में यह समिति आनी थी। कहने का मतलब दिमाग में बनना चाहिए मैडम, 1919 में अधिनियम आया तो 1929 में यह समिति आनी चाहिए थी, ठीक है, 1929 में यह समिति आनी चाहिए थी। परंतु हुआ क्या, बात को समझो, इसके पीछे रीजन क्या था। ये जो समिति है, ठीक है, ये जो समिति है, इस समिति की घोषणा होती है और इस समिति की घोषणा होती है नवंबर 1927 में। अब ये एक सोचने वाली बात है, जो समिति आनी थी कब, 1929 में, ठीक है, जो समिति आनी थी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर, वही नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाती है कि भाई भारत में एक कमीशन, एक आयोग बनाया जाएगा जो इन सभी सुधारों की समीक्षा करेगा। तो भारतीयों को ये लगा कि भाई ये क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेज जो है इस समिति को 1929 में भेजना चाहिए था, ये तो 2 साल पहले ही भेज रहे, ठीक है ना, ठीक है, 1929 में इनको भेजना चाहिए था, ये तो पहले भेज रहे। अब इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे कारण क्या था, रीजन ये था, देखो कारण सुनो, होना क्या था, यहाँ ब्रिटेन की कंडीशन अलग है। ब्रिटेन में होने थे चुनाव, ब्रिटेन में क्या होने थे, चुनाव, इलेक्शंस होने थे। अब इलेक्शंस में ब्रिटेन में क्या है, 2 पार्टी है, एक तो आपकी कंजर्वेटिव, ठीक है, और एक है आपकी लेबर पार्टी। अब उस वक्त जो था वो कंजर्वेटिव थी और कंजर्वेटिव ने सोचा कि भाई चुनाव होंगे जी, और कंजर्वेटिव को लगा कि हम हार जाएंगे, कंजर्वेटिव को क्या लगा, हम हार जाएंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव को लगा हम हार जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चुनाव होने से पहले ही आपको यहाँ कमीशन भेज दिया, चुनाव होने से पहले ही भेज दिया,
ठीक है ना, चुनाव होने से पहले की भी, इलेक्शन होने से पहले पहले ये कमेटी जाए, ये समिति जाए और अपना काम करे, आयोग जो है वो अपना काम करके चुपचाप आ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम इस बार चुनाव हार जाएं और लेबर पार्टी की सरकार बन जाए, और लेबर पार्टी क्या करे और क्या नहीं करे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए रीजन क्या था? साइमन कमीशन 2 दिन पहले, मतलब 2 साल पहले भारत आने के पीछे कारण क्या था? ब्रिटेन में चुनाव होने थे और चुनाव होकर लगभग कंजर्वेटिव पार्टी को यह अंदेशा था कि हमारी सरकार चली जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? 2 साल पहले ही इसे भेज दिया। अब घोषणा कर दी, ठीक है। घोषणा होने के बाद इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्षता किसे? वो थे सर जॉन साइमन। नाम क्या था इसका? सर जॉन साइमन। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन देखो, भारत में 1919 अधिनियम, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन इस तरह आए कि भारत में 1919 अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करने के लिए, अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करने के लिए भारतीय विधिक आयोग जो है वो कब घोषित किया गया या कब भारत आया या कौन सा आयोग था? तो भारतीय विधिक आयोग, उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि उसका जो अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था। अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। अच्छा, सदस्य कितने थे इसमें? अगर हम बात करें सदस्य कितने थे, तो सदस्य जो थे वो कितने थे? 7। अब देखो, ये जो सदस्य जो थे वो सारे 7 थे। इसी के साथ में ये सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे, 7 में से सारे के सारे अंग्रेज थे। अच्छा, एक बात और पॉइंट लगाकर याद रख लेना, नोट लगाकर। आप आगे एक नाम सुनोगे क्लीमेट एटली का, ठीक है। ये जो क्लीमेट एटली है, ये क्लीमेट एटली एक सदस्य होता है। इन 7 में से क्लीमेट एटली जो है वो एक सदस्य होता है। मैंने आपको इसका नाम इसलिए बताया क्योंकि आगे चलकर जब 1946 में आपके यहाँ कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा आपके यहाँ संविधान सभा बनाने की हमें अनुमति मिलती है, एक तरह से आजादी मिलती है। किसके कार्यकाल में? क्लीमेट एटली। आगे चलकर ये क्लीमेट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा और इसके रहते हुए ही भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। इसके रहते हुए ही भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो 1946 में जो आपके कैबिनेट मिशन भेजने वाला व्यक्ति कौन था? क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली जो है वो भारत आता है, किस में आएगा? साइमन कमीशन के एक सदस्य के रूप में ही आता है, ठीक है। तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था आपका, जिसका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। अब होता क्या है, बात को सुनो। ये सारे के सारे अंग्रेज। अब बात यहाँ गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये होती है कि आपके यहां सबसे पहली समस्या विरोध। भारतीयों ने विरोध क्यों किया इस साइमन कमीशन का? विरोध क्यों किया बताओ? इसके पीछे रीजन क्या था? विरोध का कारण क्या था? क्यों किया गया विरोध? हमें क्या समस्या थी? भाई ये जो सुधार किए हैं, इन सुधारों, ठीक है, ये जो सुधार किए गए हैं, इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए तो आ रहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं? तो भारतीयों के विरोध के पीछे कारण था कि भाई एक बात बताओ, ये जो सुधार अधिनियम में भेजने वाले अंग्रेज ही है ना, इस सुधारों को, ठीक है, और ऊपर से इनकी समीक्षा करने के लिए भी कौन आ रहे हैं? अंग्रेज ही आ रहे हैं। तो अंग्रेज जो है वो दूसरे जो अंग्रेज है उनकी बुराई क्यों करेंगे? और जो उन्होंने समिति भेजी है, जो कमीशन अधिनियम जो उन्होंने भेजा है, उस अधिनियम की खामियां, उस अधिनियम की बुराइयां, उस अधिनियम की कमियां जो है क्यों निकालेंगे अंग्रेज? ठीक है, अंग्रेजों ने ही हम पर यह अधिनियम थोपा और वही अंग्रेज जो है इस थोपे गए अधिनियम में कमियां निकालने आ रहे हैं। तो क्या ऐसा होना संभव है? एक वैसी बात हो गई ना, एक माँ जो है अपने बेटे में कभी कमियां नहीं निकालेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसी का खून है वो। पिता जरूर करते सकते हैं ऐसे काम। तो ये समझो कि इसका विरोध जो है वो भारतीयों ने क्यों किया? भारतीयों का विरोध करने के पीछे रीजन था कि इसमें सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। इसलिए सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया है। बात यहां तक समझ में आ गई? अब हुआ क्या, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब साइमन कमीशन आता है ना तो पूरा भारत वापस एकजुट हो जाता है। पूरा भारत जो है वो फिर एकजुट हो जाता है। मैंने आपको कहा स्वराज पार्टी जब बनती है, स्वराज पार्टी बनने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो भारत है उसमें अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग अपना अपना सेपरेट काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भारत के लिए कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एकजुट नहीं हो पा रही।
एकजुट हम उस वक्त नहीं हो पा रहे थे। हुआ क्या, 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन की बात चलती कि भाई चारों तरफ एक खबर फैलती है, जो अधिनियम आया था 1919 का किसी काम का नहीं है वो अधिनियम, ठीक है, कोई इसमें सुधार नहीं हुए, और उसकी सुधार के लिए, समीक्षा के लिए एक आयोग आ रहा है, और उस आयोग में भी सारे अंग्रेज हैं, उस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं है। अगर आधे भारतीय होते तो भी हम सोचते कि हमारे कोई लाभ के भले के लिए कोई बात हो रही होगी, परंतु कोई भारतीय नहीं है। अब जब ये बात पूरे भारत में फैलती है तो पूरे भारत के लोग फिर अपने सारे काम धाम जो कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के सबके सब साइमन कमीशन के पीछे आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो एक बात समझो, अंग्रेज जब भी कुछ बड़ा गलत हमारे साथ करते थे ना, तो हम सब एकजुट हो जाते थे। तब क्या करते, हम सब एकजुट हो जाते थे, आगे आ जाते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ऐसा नहीं है कि पंजाब अमृतसर के लोग ही प्रभावित है, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर पूरा भारत एकजुट हुआ था, पूरा भारत एकजुट हुआ था असहयोग आंदोलन के अंदर, ठीक है। वैसे ही अब एक और घटना होने जा रही है, और वो घटना क्या है, साइमन कमीशन, जो कि गलत है। इसलिए फिर जो है वो पूरा भारत एक साथ आकर एक ही मंच पर आकर खड़ा हो जाता है। परंतु एक बहुत बड़ी बात तुम्हें ध्यान क्या रखनी है, आपके यहां सब एक साथ एकजुट होते हैं, परंतु मैं ये नहीं कह सकती कि सपोर्ट में थे, ऐसा नहीं कह सकते। बट ये मान के चलो, जब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हाँ या ना में जवाब दो, तो जब आप हाँ नहीं बोल, मैं बोलूंगी हाँ बोलो, अगर आप हाँ नहीं बोलोगे तो उसका मतलब नहीं होगा। तो कुछ ऐसी पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। आपको अब विरोध नहीं किया, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने इसका सपोर्ट किया। तो कुछ किताबों में तो ये मिल जाता है कि सपोर्ट करने वाली कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, और कई जगह ये लिखा हुआ मिल जाता है कि कौन सी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। अब आप कहोगे कि मैडम दोनों एक ही तो बात हुई। अगर हम बात करें कि दोनों एक ही तो बात होती है, विरोध नहीं करना सपोर्ट करना ही तो हो गया। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं और आप मेरा विरोध नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मतलब दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब होता है साइमन कमीशन के साथ खड़े हो जाना, और विरोध नहीं करने का मतलब क्या होता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तो आने से भी फर्क नहीं पड़ता, जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। पर मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जाम में कभी ये सामने आ जाए कि साइमन कमीशन की सपोर्ट करने वाली कौन सी पार्टियां थी, तो वो भी आपको पता हो। और अगर ऐसे एग्जाम में मिल जाए कि साइमन कमीशन का विरोध किन पार्टियों ने नहीं किया, तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके देखा जाए तो एक पार्टी थी आपके पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। क्या नाम था? पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। एक और आपकी थी आपके मद्रास, ठीक है, और मद्रास में इसका नाम था जस्टिस पार्टी। अच्छा, तीसरी एक पार्टी और थी, नीचे दिख जाएगा क्या? मैं बोल रही हूं, सुन लो, दिख भी रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग, ठीक है, एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग। अब हुआ क्या, जब साइमन कमीशन की बात आई ना, तो मुस्लिम लीग में दो पक्ष बट गए। मुस्लिम लीग में क्या हो गए, दो जो है वो दोनों पक्ष जो है वो अलग अलग बट जाते हैं। कैसे बटते हैं? मुस्लिम लीग में एक पक्ष होता है मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दो, जरूरी नहीं है मैंने लिखा हो, मैं बोल रही हूँ, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक शब्द है मोहम्मद अली जिन्ना, एक व्यक्ति है, एक शख्स है। तो मोहम्मद अली जिन्ना है जो इस बार कांग्रेस का साथ देते हैं, और वो क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। परंतु दूसरी तरफ आपके मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति हैं, मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद शफी, ठीक है, मोहम्मद शफी। तो आपके कह सकते हैं मुस्लिम लीग का एक पक्ष था जो किसके साथ था, मोहम्मद शफी। तो मोहम्मद शफी के साथ जो शब्द था, ठीक है, मोहम्मद शफी के जो था वो इसके विरोध, साइमन कमीशन का उसने विरोध नहीं किया, परंतु अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया है, ये ध्यान रखना। तो मुस्लिम लीग जो है वो दो हिस्सों में यहां हो रही है, शफी जो है, इसलिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन देखो तो मुस्लिम लीग अगर ऑप्शन आता है ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के अली जिन्ना ने तो भाग लिया था साइमन कमीशन के विरोध में, परंतु सफी जो एक दूसरा हिस्सा है, ठीक है, सफी जो एक दूसरा हिस्सा है, इसने भाग नहीं लिया था। बात यहां तक क्लियर हो गई? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन तैयार हो सकता है। साइमन कमीशन एक बार क्विक रिवीजन इसका देख लो, फिर आगे पढ़ते हैं आगे क्या होता है। तो 1919 जो सुधार अधिनियम आया था आपके यहाँ,
उस अधिनियम के आधार पर 10 सालों से इस मतलब 10 वर्ष के बाद में इस सुधार की समीक्षा के लिए आयोग बनेगा, जिसका नाम क्या है, भारतीय विधिक आयोग। ये बनना था 1929 को, परंतु ब्रिटेन में चुनाव होने की स्थिति और चुनाव की स्थिति में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती, जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाते। अपने इस डर के कारण उसने क्या किया, चुनाव होते तो उन्होंने कहा क्या सोचा कि 2 साल पहले कमीशन को भेज दो ताकि इस कमीशन अपना काम वगैरह जो है वो करके आ जाती है। तो वहां से क्या होता है, अच्छा हाँ, ये घोषणा कहां हो रही है, लंदन में हो रही है, ठीक है, ये घोषणा कहां हो रही है, लंदन में हो रही है। तो घोषणा है वो नवंबर 1927 में लंदन में इसकी घोषणा कर दी जाती है। लंदन में घोषणा कर दी जाती है कि भाई साइमन कमीशन आ रहा है और वो 1919 अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करेगा, और साइमन कमीशन में 7 सदस्य होंगे और ये सारे के सारे 7 सदस्य। तो घोषणा की नवंबर 1927 में। अध्यक्ष कौन है, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। इसी के साथ 7 सदस्य हैं और 7 क्या है, अंग्रेज है, 7 अंग्रेज है। इसीलिए आप एक शब्द और मिल जाता है, व्हाइट कमीशन। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, व्हाइट कमीशन, ठीक है। तो सदस्य 7 है, 7 अंग्रेज है, व्हाइट कमीशन इसको कहते हैं क्योंकि चारों क्या थे, मतलब 7 क्या थे, अंग्रेज थे। अच्छा, नोट लगाकर एक बात ध्यान रखनी है, क्लीमेट एटली जिसकी जो प्रधानमंत्री पद पर रहेगा उस वक्त भारत जो है वो स्वतंत्र होगा। तो क्लीमेट एटली जो थे वो इससे साइमन कमीशन के क्या थे, एक सदस्य थे। अच्छा, ऐसा इसका विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन तो एक क्या करने आ रहा था, समीक्षा करने आ रहा था ना, जांच करने आ रहा था एक तरह से। तो उसका विरोध क्यों किया हम लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उस साइमन कमीशन मतलब अंग्रेजों ने ही सुधार भेजा और अंग्रेज ही उसकी जांच कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों ने पेपर दिया और अंग्रेज ही उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये कोई बात जो है वो सही नहीं थी। तो विरोध में भारतीयों ने, ठीक है, भारतीयों ने अंग्रेज जो सदस्य होने के कारण पूरा इसका विरोध जताया। महात्मा गांधी भी यही है और महात्मा गांधी भी बिल्कुल जो साइमन कमीशन है उसके विरोध में खड़े, ठीक है। पर यहां मान के चलो साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी भी अपना काम कर रहे हैं, जितना भी विरोध हो रहे हैं, जो भी प्लानिंग हो रही है वो कांग्रेस, महात्मा गांधी, ये लोग सब मिलकर ही करेंगे। पूरी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी महात्मा गांधी ही करेंगे। परंतु अच्छा, महात्मा गांधी की बात यहां नहीं छेड़ेंगे, पहले साइमन कमीशन देख लो अच्छे से। यही महात्मा गांधी भी यही है, कहीं नहीं गए। अच्छा, विरोध नहीं किया साइमन कमीशन को लेकर, पूरा भारत एकजुट थी, पूरी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई थी, पूरा भारत एक साथ था, पूरी पार्टियां एक साथ थी, सभी लोग एक साथ थे। परंतु इस साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने वाले या इस साइमन कमीशन का सपोर्ट करने वाले एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया, सपोर्ट किसने किया, तो एक तो थी पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, और मद्रास में है जस्टिस पार्टी, और मुस्लिम लीग के 2 हिस्से थे, एक था मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना जो थे, अली जिन्ना का पक्ष था बिल्कुल विरोध होगा, परंतु जो मोहम्मद शफी थे ना, उन्होंने कहा हम तो इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। तो मुस्लिम लीग का एक पक्ष था मोहम्मद शफी का और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, ठीक है। आगे देखो, घोषणा हो गई बात। यहां तो ये भाई आपने तो ये पढ़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सदस्य आए। अब इतना ध्यान से पढ़ो कि घोषणा होती है भाई, साइमन कमीशन है, बन गया, लंदन में बनकर आ रहा है, तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद एक बार इसको फिर देख लेना, घोषणा होगी कब, घोषणा हुई है नवंबर 1927 में, घोषणा हुई है नवंबर 1927 में। हुआ क्या है, ठीक है, नवंबर 1927 में घोषणा हो गई। अब घोषणा होने के बाद में, नवंबर में घोषणा हो रही है, अब आप देखो नवंबर के बाद सीधा क्या आएगा, दिसंबर 1927। अब ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर 1927 में, क्योंकि दिसंबर 1927 में क्या होने वाला है बताओ मुझे, जवाब दो फटाफट। दिसंबर 1927 में क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो। दिसंबर 1927 में क्या है, क्या जरूरी था, क्या हुआ था 1927 दिसंबर में? अरे इतना सोचने की जरूरत ही क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं और क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। और इस अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां होता है, मद्रास, ठीक है, मद्रास में होता है यहां कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन कहां हो रहा है, मद्रास के अंदर हो रहा है। अच्छा, जब ये मद्रास में होता है तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन या किस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन का विरोध जताया था।
तो उस वक्त विरोध जताने वाला जब मतलब विरोध जताया जिस कांग्रेस अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की है? अंसारी, अंसारी। एक मिनट, ठीक है, MA, ठीक है, MA अंसारी, ठीक है, MA अंसारी। चलो, अब 19 दिसंबर 1927 में मद्रास के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? MA अंसारी, ठीक है। MA अंसारी जो है उसकी क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसी में इसमें क्या रखा गया? इसमें क्या प्रस्ताव रखा? इसमें प्रस्ताव रखा कि जो साइमन कमीशन है, उसका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। साइमन कमीशन का क्या किया जाए? विरोध किया जाए। साइमन कमीशन के साथ क्या जताया जाए? असहयोग किया जाए, असंतोष जताया जाए। बात समझ गए ना? बात यहां तक क्लियर होती है? अब बात को यहां समझो, हुआ क्या? साइमन कमीशन का बहिष्कार करे, विरोध करे या असहयोग करे, ये सारी बातें एक ही है, ठीक है। सारे पॉइंट्स एक ही है, बट अलग अलग मैंने बातें लिख दी। तो साइमन कमीशन के असहयोग, साइमन कमीशन का असहयोग की बात कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो अधिवेशन कौन सा था? मद्रास में। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? MA अंसारी, ठीक है, MA अंसारी। अब इसके माध्यम से देखो, जब कांग्रेस ने पारित कर दिया कि भाई साहब पुरजोर तरीके से जितना हो सकता है कोशिश पूरी लगा दो और साइमन कमीशन को वापस हमें भेजना है, साइमन कमीशन नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो भारतीय नहीं है, हमें भेजना है, पूरी प्लानिंग हो गई। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि साइमन कमीशन भारत नहीं आया अभी तक उसकी क्या हुई है? घोषणा हुई है भारत में कि साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन अभी तक भारत नहीं आया है। साइमन कमीशन लगभग भारत आता है 3 फरवरी के आसपास, 3 फरवरी 1928, अगले साल 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन उतरता है बंबई में। उतरता है क्या मतलब? साइमन कमीशन के जो लोग थे वो किस बंदरगाह में आते हैं? बंबई में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त जब अंग्रेज थे तो जितना भी आना जाने का काम होता था वो सारा पानी से होता था। और पानी में जो बंबई बंदरगाह है, मैंने आपको कल भी बताया, बंबई जो है वो दहेज में मिला हुआ था अंग्रेजों को, तो बंबई पर अपना पूरा अधिकार मानते थे। तो ये साइमन कमीशन जो है वो कहाँ पहुंचता है? बंबई पहुंचता है। और जब वो भारत पहुंचता है, बंबई पहुंचता है साइमन कमीशन, तो लोग जो है ना वो हर जगह हड़ताल करना, जनसभाएं करना, आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, सब में मतलब सब शुरू हो जाते हैं। हड़ताल कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, जनसभाएं हो रही हैं, ठीक है। चारों तरफ से एक अराजकता का पूरा मतलब हिंसा का माहौल भी फैल जाता है। बहुत जगह खिंचातानी भी होती है, लड़ाई दंगे भी होते हैं इस चीज को लेकर। और यहाँ इस दौरान एक नारा दिया जाता है। बताओ वो नारा कौन सा था? इतना एग्जाम में तुम जवाब दे सकते हो ना, वो नारा तो तुम भी लगा ही सकते हो। बताओ कौन सा नारा था? फटाफट बताओ, नारा कौन सा था? कौन सा नारा था? कौन सा नारा दिया था इस वक्त? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लोगों ने लगाया था। और इस नारे के द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि हम साइमन कमीशन के किसी भी स्तर पर सपोर्ट में नहीं है, हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए, इसे वापस भेज दो, ठीक है। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ये नारे लगे थे। बात समझ गए? आ गई? अब देखो हुआ क्या है इसमें, एक छोटी सी घटना और इसमें देख लो। हालांकि इस घटना के बारे में विशेष चर्चा हम करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जब पढ़ाऊंगे ना, दूसरा चरण। हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण पढ़ लिया था, जिसमें हम लोग वो सारी घटनाएं पढ़ते हैं जो हिंसा से संबंधित होती है, ठीक है। वैसे ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो है उसका दूसरा चरण आएगा, उसमें सारी आपकी हिंसक जो गतिविधियां होंगी वो सारी उसी के अंदर आती हैं। यहाँ एक छोटी सी घटना आप सबने भी याद भी दिला दी, और वो छोटी सी घटना आप देख भी लो। हुआ क्या था? 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग जो है इसका विरोध जता रहे हैं, उसे वापस भेजने की फिराक में है कि ये अपना ये काम नहीं करे। अगर साइमन कमीशन को हमने वापस भेज दिया तो हो सकता है आगे चलकर हमारा वर्चस्व रहे, आगे चलकर हमारी चले अंग्रेजों के सामने, तो सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा, इसी साइमन कमीशन के धरना प्रदर्शन में, हड़ताल में एक सैंडर्स एक व्यक्ति है, ठीक है। सैंडर्स के आदेश के ऊपर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। और जेम्स स्कॉट क्या कर रहा था? ये जो विरोधी अभियान चल रहा था ना, साइमन कमीशन का विरोधी अभियान, इस विरोधी अभियान को रोकने का काम कर रहे थे, ठीक है। और रोकने के अंदर इस बार जो व्यक्ति मिले वो इन्हें मिले लाला लाजपत राय, ठीक है।
लाला लाजपत राय, ये इन्हें मिले। और लाला लाजपत राय जो थे वो आपके लाहौर में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। तो इस अभियान में इन्होंने लाठी चार्ज करवाई। ठीक है, इसने क्या करवा दी? लाठी चार्ज करवाई। इन्होंने लाठी चार्ज करवा दी और इस लाठी चार्ज में आपके लाला लाजपत राय जो है वो बहुत बुरी तरह से क्या हो गए? घायल हो गए। यूं मान के चलो अगर उस लाठी चार्ज के दौरान ही उनके निधन हो जाता तो ये बहुत बड़ी अराजकता जो है वो फैल जाती, क्योंकि भगत सिंह है, राजगुरु है, तो बहुत सारे ऐसे जो भक्त इनके लोग थे। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी गर्म दल से थे और युवा जो है खून गर्म होता है, युवाओं का खून गर्म होता है। तो युवा जो थे वो लाला लाजपत राय को एक तरह से अपना आदर्श मानते थे। तो युवा जितने भी हैं वो लड़ाई दंगे क्रांतिकारी गतिविधियां आगे जो करेंगे ना वो सारे ये युवा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, लाला लाजपत राय अगर उन लाठियों से वही मर जाते ना तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत बड़ी अराजकता फैल जाती। पर हुआ क्या, लाठी से वो केवल घायल हुए तो अंग्रेजों ने उन्हें अधमरा करके छोड़ दिया कि भाई मरना नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को कुछ बड़े नेताओं को मारने में भी डर लगता था, मारने में भी डर लगता है। महात्मा गांधी की तबीयत खराब होते उन्हें छोड़ दिया। क्यों? अगर महात्मा गांधी मर जाते तो बहुत बड़े यूं मान के चलो लेवल पर क्रांति हो जाती है। वापस 1857 की क्रांति से बहुत बड़ी क्रांति हो जाती। तो जब भी गांधी की तबीयत खराब हो या गांधी को कुछ होता है लोग छोड़ देते, मतलब अंग्रेज छोड़ देते। वैसे लाला लाजपत राय भी कोई बहुत बड़े नेता थे यूं मान के चलो। ठीक है, तो इनके घायल कर दिया, इनको अधमरा कर दिया। और अधमरा करने के बाद में 17 नवंबर 1928 को यही मतलब लाठी चार्ज होने के कारण ये घायल हुए। घायल होने के बाद ये रिकवर ठीक नहीं हो पाए और इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। अब इस चीज को लेकर भगत सिंह जो है, राजगुरु जो है वो बड़े गुस्से में थे। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा था और 17 दिसंबर को उन्होंने जो किया वो आप सबको भी पता है, आप सबको भी पता है। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ लेंगे। सैंडर्स की जो है उन्होंने हत्या कर दी। हालांकि उनकी प्लानिंग तो थी कि स्कॉट को मारना है, क्योंकि स्कॉट जो है उस वक्त उस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कि भाई मुझे इन सब पे लाठी चार्ज करवाना है और इन्होंने खुद ने भी लाठी चार्ज किया था। इन्हीं के ऑर्डर पे ये सारा काम हुआ था, परंतु स्कॉट को ऑर्डर्स दिया था किसने? सैंडर्स ने। तो मारना तो इसकी प्लानिंग में था, परंतु कहा जाता है कि सैंडर्स को मार दिया था इन लोगों ने। तो 17 नवंबर को डेथ हुई थी और 17 दिसंबर को उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। ये यहाँ साइमन कमीशन अपना काम भी कर रहा है। देखो साइमन कमीशन आया है, हड़ताल हो चाहे धरने हो कुछ भी हो, अंग्रेजों ने रोका, साइमन कमीशन चुपचाप अपना काम कर रहा है। परंतु यहाँ एक बात हुई। क्या बात हुई? भारत सचिव था, भारत सचिव का नाम क्या था? बिरकनहेड। बिरकनहेड एक भारत सचिव थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाली हूँ अब, ये ध्यान रखना। बातचीत में आगे वाली कर रही हूँ, अब इसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और जो नहीं लेना चाहते वो मेरी बात को सुनो। क्या हुआ है, यहाँ एक भारत सचिव थे उस वक्त आपके, बिरकनहेड। तो बिरकनहेड ने कहा कि तुम भारतीय जो बार बार साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के जो नारे लगा रहे हो तुम लोग हैं, तो यहाँ क्या तुम अपना खुद का कानून खुद बना सकते हो? भाई जब ये काम करने आ रहे हैं तो तुम इन्हें काम नहीं करने दे रहे हो, क्या तुम खुद अपना काम कर सकते हो? ये बताओ, क्या खुद कानून बना सकते हो? तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल। तो भारत सचिव ने क्या किया, हमें एक चैलेंज दिया। भारत सचिव जो कहां बैठा है? ब्रिटेन में बैठा है। उसने एक चैलेंज ही दिया कि अगर तुम भारतीय अगर इतने ही होशियार अपने आप को समझते हो, अपनी एकता पर, अपनी यूनिटी पर तुम्हें इतना ही नाज है, इतना ही गर्व है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस तुम लोगों के पास में है कि तुम जो है वो अपना संविधान बना सकते हो, देश के लिए कानून व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हो, तो मेरा चैलेंज है कि तुम लोग जो है वो सब लोग मिलकर, पर एक कंडीशन होनी चाहिए, सब सहमति होनी चाहिए। सबकी क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, सबकी क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और ऐसा कानून बनाकर दिखाओ जिसमें पूरे भारत की सभी पार्टियां, सभी लोग जो है वो क्या हो? सहमत हो, उनकी हाँ होनी चाहिए, ना नहीं होनी चाहिए। तो एक चैलेंज हम लोगों को मिल जाता है। अब वो बात देखो, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी क्यों बनती है? यहां जो है वो मोतीलाल नेहरू क्यों आए हैं? देखो सामने चीजों को समझो, चीजें कितनी ज्यादा। मैंने तभी तो कहा हिस्ट्री में जब भी कुछ होता है ना घटित, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। यहां साइमन कमीशन के विरोध करने से हमें एक चैलेंज मिलता है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है किसके माध्यम से? नेहरू कमेटी के माध्यम से हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और नेहरू कमेटी जो है वो एक रिपोर्ट बनाती है, नेहरू रिपोर्ट जिसका नाम होता है। हालांकि जैसा कि आपके देखो होता क्या है,
जब हम आपस में कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परंतु जो हमें पर निगाहें रखा हुआ व्यक्ति है, जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है ना, उस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये क्या कर सकते हैं। और अंग्रेजों को ये पता था कि हमने जो इतने सालों तक फूट डालो राज किया जो है, वो ऐसे थोड़ी ना किया है। हमें ये पता है कि भारत किसी कीमत पर एक साथ एकजुट नहीं हो सकता। भारत कैसे होगा? भारत धर्म को लेकर बटा हुआ है, भारत जातियों को लेकर बटा हुआ है, ठीक है, निम्न जाति, उच्च जाति, हिंदू, मुसलमान, और रही गई कसर लिंग के आधार पर बटा हुआ है। भारत में अभी भी बहुत सारे, के कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, वो महिलाओं के कभी भी पक्ष में नहीं रहेगा, महिलाओं को कभी भी आगे नहीं लेकर आना चाहेगा, महिलाओं को कभी भी आंदोलन में भाग नहीं लेने देगा, महिलाओं की सोच को कभी नहीं मानेगा। तो ये बहुत सारे रीजन थे जो अंग्रेजों को पता थे, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे काफी टाइम से कि ये महिलाओं मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे, ये जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो ये किसी भी कंडीशन पर एकजुट तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ हो जाए। तो यही चैलेंज हमें मिला, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हमने क्या कर दी, हाँ कर दी। अब हाँ कैसे करिए, कैसे काम किया, अब देखो यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो साइमन कमीशन अपना चुपचाप काम कर रहा है, और आप लोगों को देखा कैसे बिजी कर दिया। होता नहीं है कि जब कोई बच्चा है ना ज्यादा चू चपड़ करता है या रो रहा होता है, तो माँ क्या करती है, उसको कोई खिलौना दे देती है या कुछ भी ऐसा दे देती है जो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, और माँ अपना काम कर लेती है। तो देखो यहाँ साइमन कमीशन, अंग्रेज कितने होशियार, तुम्हें चैलेंज देकर बिजी कर दिया नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, कि तुम अपना कानून बनाओ, और इधर साइमन कमीशन जो है वो अपना काम कर रही है। कितना मतलब आप सोचो कितना चैलेंजिंग थे लोग, कितने मतलब, आप बुरा मत मानना, अंग्रेज होशियार कितने थे। आपको क्या किया, कोई मतलब काम में बिजी कर दिया, चलो भाई आपको नेहरू रिपोर्ट अपना तुम बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये लोग नेहरू रिपोर्ट में बिजी हो जाएंगे, इधर साइमन कमीशन चुपचाप अपना काम कर लेगा, काम करके वापस आ जाएगा, वरना ये साइमन कमीशन को काम नहीं करने दे रहे थे। तो यहां हुआ क्या, बच्चे को खिलौना हाथ में दे दिया, भारतीयों को खिलौना हाथ में दे दिया कि तुम खेलो। क्यों? क्योंकि तुम कितना ही खेलो चाहे इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें खिलौना दे दिया, तुम खेलो, इधर चुपचाप जो है वो साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो यहाँ साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, परंतु इसी के बाद अब साइमन कमीशन में तो यहाँ हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है। कोई बड़ी से बड़ी एग्जाम दे आना, यूपीएससी की, आरपीएससी की, किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस में, साइमन कमीशन में काफी कुछ इतना मैंने बता दिया। ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम उठा लो, उसमें काफी अच्छा और भी दे रखा है। बट अभी सुनो हुआ क्या, होने में क्या हुआ। अब बात करेंगे अपन आपके नेहरू रिपोर्ट की, ठीक है, नेहरू कमेटी इसी में आ जाएगी साथ में ही। बनता कैसे है, नेहरू रिपोर्ट कैसे आई, हुआ क्या, मैंने तुम्हें बताया साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में भारत सचिव कहां बैठा है, लंदन में, भारत सचिव नाम क्या है, बिरकन हेड। बिरकन हेड ने हमें चैलेंज दिया, क्या किया, बिरकन हेड ने हमें चैलेंज दिया, बिरकन हेड ने हमें क्या दिया, चैलेंज दिया कि आप लोग जो है सब मिलकर भारत के लिए कानून व्यवस्था की स्थापना करो, एक संविधान बनाओ, ठीक है, कानून बनाओ या आप कह सकते हो संविधान बनाओ भारत के लिए, और ऐसा संविधान बनाओ जिसपे पूरा भारत सहमत होना चाहिए। मतलब भारत के जो प्रत्येक पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति है, वो सब के सब सहमत होने चाहिए। तो ये एक चैलेंज हमें मिला, और इस चैलेंज के आधार पर देखो हम लोगों को जैसे ही चैलेंज मिलता है हम सब हाँ करते हैं, अरे बोले एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारी बहुत अच्छी आदत होती है ना, हम ये नहीं सुनते कि क्या चैलेंज है, अरे चैलेंज बोल हम करके दिखाएंगे, ठीक है। ये भारतीयों की वो चैलेंज को पूरा करने की बड़ी तमन्ना रहती है, जबकि अंग्रेज इस चीज में सोचते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, पहली बात तो मना कर देते हैं, जरूरी है कि सारे चैलेंज एक्सेप्ट करें। हम भारतीयों की नाक की बात आ गई, हमने कहा एक्सेप्टेड हम कर लेंगे, ठीक है। अंग्रेजों को पता था पहली बात तो कानून बनने से रहा, चलो ठीक है, फिर भी भारतीय बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, कानून का बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, सहमति नहीं होगी, यहाँ क्या सहमति जो है वो नहीं होगी। वो सहमति कैसे लेकर आएंगे ये लोग, इन्हें पता था साइड में चल रहा है काम। इन्होंने क्या किया, अब देखो भारत ने क्या किया है, भारत ने आपके यहाँ एक सभी पार्टियों को बुलाया, क्योंकि पार्टी विशेष जो है ना वही पूरे तरह से फैल गई थी, क्योंकि चुनाव हुए 1919 अधिनियम के आधार पर चुनाव हुए, चुनाव में बहुत सारे लोगों ने, भारतीयों ने भाग लिया, और बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या किया, संगठनों के साथ में पार्टियां भी बना ली। कांग्रेस ने भी तो पार्टी बना रखी थी, तो वैसे संगठन के साथ में बहुत सारे लोगों ने पार्टी बना ली। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको सर्वदलीय सम्मेलन होता है। क्या होगा, एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। तो सबसे पहला सर्वदलीय सम्मेलन
सर्वदलीय सम्मेलन। इसमें क्या होगा, बात को सुनना, इसमें क्या क्या विशेष बात है। सबसे पहली बात, इसमें 19 पार्टियों ने भाग लिया था। 29, ठीक है, 29 पार्टियों ने क्या लिया है, इसमें भाग लिया है। ये सम्मेलन हुआ कहाँ है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली में इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था, M.A. अंसारी। इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था, M.A. अंसारी, ठीक है। M.A. अंसारी जो है वो उसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में ये तय हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो पहला सम्मेलन हुआ है ना, इस सम्मेलन में कुछ विशेष नहीं था। यहां से चैलेंज मिला, ठीक है, यहां से क्या मिला, हमें चैलेंज मिला। चैलेंज मिलने पर हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज मिला और चैलेंज करने पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, भी हमें मंजूर है। और इस चैलेंज को सभी लोगों के बीच में रखना और बताना कि भाई अंग्रेजों ने हमें ये चैलेंज किया है, इसे देख लो क्या करना है। इसकी बात हुई है कौन से, पहले सम्मेलन में, प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय मतलब सारे दल जो है वो इसमें शामिल हुए। क्या हुए, सारे दल इसमें शामिल हुए, सारे दल एक साथ इकट्ठा हुए। और ये पहला सम्मेलन होता है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं M.A. अंसारी, ठीक है। इस पहले सम्मेलन में कुछ नहीं होता विशेष, बस एक बात कही जाती है कि भाई हमें चैलेंज मिला है और इस चैलेंज के आधार पर हम भारतीयों के सामने एक बहुत बड़ा काम हमें सौंपा है और वो है भारत का कानून बनाना। तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके बिरकन हेड ने कहा है कि चाहे आप कैसा ही कानून बनाओ, टूटा फूटा, आधा अधूरा, पूरा, ठीक है, कैसा ही कानून बनाओ, अगर सब लोग उस कानून पर सहमत हो ना, तो मैं खुद वो कानून भारत पर लागू करवा दूंगा। बोले ये बहुत बड़ा हमारे पास मौका है, इस मौके को, इस अवसर को हमें छोड़ना नहीं है। हम हमारा कानून बनाएं और सब एक साथ होंगे तब कानून बनेगा, क्योंकि इसमें शर्त है सबकी सहमति। तो सब लोग यहाँ तैयार हो गए, बोले यार हम ऐसा मौका छोड़ेंगे क्या, बिल्कुल हम यही चाहते हैं, हमें तो एक मौका चाहिए था, मिल गया, सब एक साथ होते हैं, हाँ भरते हैं, बोले हम तैयार है, बनाओ आप तो कानून, बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी। तो ये सम्मेलन होता है। तो ये पहला सम्मेलन हो गया। अब होता है इसकी जगह दूसरा सम्मेलन। अगला जो सम्मेलन होता है तो द्वितीय, हालांकि इसके टोटल 3 सम्मेलन होते हैं। द्वितीय सर्वदलीय सम्मेलन। अब जो द्वितीय सर्वदलीय सम्मेलन है ना, ये लगभग, अच्छा ये वाला तो आपका बैठता है फरवरी में, ठीक है, फरवरी 1928 में ये आपका सम्मेलन होता है। कहां हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और दूसरा वाला जो है ये होता है लगभग मई 1928 में, और ये कहां होगा, बंबई पुणे के वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हो रहा है दिल्ली में, ये हो रहा है बंबई में कहा, पुणे विशेष में ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंदर क्या होता है, इस सम्मेलन में ये कहा जाता है कि भाई कानून बनाया कैसे जाए। तो क्या, कानून बनाने के लिए हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कानून बनाने के लिए क्या बनानी है, कमेटी। देखो पहले वाले में तो सब लोगों ने उद्देश्य समझाया कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, ये समझाया। और इस दूसरे वाले में हमने क्या दूसरे वाले, ये जो दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन है, इसमें क्या था कि भाई कानून कैसे बनाना है। तो कहा कि कानून बनाने के लिए क्या बनाओ, कमेटी बनाओ। कमेटी जो है बना दी। अब कमेटी का अध्यक्ष कौन था, कमेटी का अध्यक्ष कौन था बताओ, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। तो जो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, इसी के साथ में लगभग 9 सदस्य और थे, जैसे तेज बहादुर संप्रभु है, मंगल सिंह है, ठीक है, ऐसे करके लगभग 9 सदस्य थे आसपास हम देखें तो 9 सदस्य जो है, मतलब अध्यक्ष के सहित अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के सहित जो है वो 9 सदस्य थे। वैसे अगर देखिए सदस्य 8 और एक अध्यक्ष, टोटल 9 हो गए। तो ये 9 सदस्यों के साथ में ये कमेटी बनती है। अब जब इसके अध्यक्ष नेहरू है तो इस कमेटी का नाम क्या कर दिया, नेहरू कमेटी। इसका नाम क्या कर दिया, नेहरू कमेटी। बात समझ में आ गई। अब देखो होता है क्या है, मोतीलाल नेहरू जो है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है वो 9 सदस्यों के साथ में इस समिति को तैयार करते हैं। इस समिति में सारा काम होता है। और ये जो समिति है, नेहरू जो कमेटी है, समिति कह लो, नेहरू जो कमेटी है ये क्या करेगी, 10 अगस्त, तारीख इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट देती है। क्या करेगी, नेहरू रिपोर्ट पेश करती है। भाई जैसे नेहरू कमेटी, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू थे, और कानून का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। तो नेहरू कमेटी जो है, नेहरू कमेटी जो काम कर रही है, मई में इसको बना दिया,
मई में बन गई। मई में बनने के बाद में 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को ये काम करती है। काम करने के बाद में ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो सभी व्यक्तियों के सामने, सभी पार्टियों के समक्ष पेश करती है, सभी पार्टियों के समक्ष पेश करती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें हम पूरी तरह से सब लोग जो है वो सहमत नहीं हो पाए थे। बात को ध्यान से सुनना, हम जो है वो पूरी तरह से सहमत नहीं हुए थे। नेहरू रिपोर्ट में क्या था और नेहरू रिपोर्ट पर असहमति किसने जताई और क्यों जताई, क्या समस्या थी नेहरू रिपोर्ट में, क्या प्रॉब्लम थी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, ठीक है। पहली बात, नेहरू रिपोर्ट तैयार, मतलब नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी, क्योंकि साइमन कमीशन का हमने विरोध किया और साइमन कमीशन का विरोध करने पर हम भारतीयों को एक चैलेंज मिला है, ठीक है। हम भारतीयों को एक चैलेंज मिला, किससे, भारत सचिव से, कि चलो आप इतने होशियार बनते हो तो अपने संविधान, अपने भारत के संविधान, भारत को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था है वो खुद बनाकर दिखाओ और बनाने के बाद में सब एक साथ सहमत होकर दिखाओ। अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग, मतलब मैं जो है भारत में उसी कानून को लागू कर दूंगा। अरे बोले हमें तो यही चाहिए था। तो क्या किया, जो आपकी जो कांग्रेस थी उसने सभी जो दल हैं, सभी जो व्यक्ति हैं, कांग्रेस से क्या मतलब सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए। कहां, दिल्ली में एक साथ इकट्ठा होते हैं। कितनी, 29 पार्टियां इकट्ठा होती हैं, 29 पार्टियां इकट्ठा होती है और इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन। ये 3 हुए थे वैसे तो, ठीक है। प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन, 29 पार्टियां इसमें भाग लेती हैं। दिल्ली में ये होता है, इसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी करता है। इसमें कुछ नहीं होता, पहले सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन में केवल ये कहा जाता है कि हमें चैलेंज मिला है और हमें ये चैलेंज पर ये काम करना है। अब देखो भाई, किसको काम सौंपा जाएगा, कौन कानून बनाएगा, कैसा कानून बनेगा, क्या चाहिए बताओ। ये सिंपल सी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन होता है मई 1928 में, कहा, बंबई में, ठीक है, कहा, बंबई के अंदर। अब बात को समझो, यहां क्या होगा, यहां कानून, बात समझो, इसके बाद में कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, तो कानून बनाने के लिए यहाँ एक कमेटी बनाई और कमेटी का अध्यक्ष बनाया मोतीलाल नेहरू को। किसको बनाया, मोतीलाल नेहरू को। सदस्य कितने थे, टोटल सदस्य अध्यक्ष के सहित 8, ठीक है, 8। और इस कमेटी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, तो इसका नाम भी क्या रख दिया, नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी ने अपना काम किया, काम करके 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को एक पूरा प्रारूप तैयार किया, एक कानून की पूरी रूपरेखा तैयार की, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया, नेहरू रिपोर्ट नाम दिया, कि अंग्रेजों से हमें भारतीयों को क्या चाहिए, ठीक है, अंग्रेज जो है वो किस तरह का सिस्टम हम पर लागू करें। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 10 अगस्त 1928 को पेश की गई थी। बात यहां तक क्लियर होती है। अब नेहरू रिपोर्ट पर जो है वो हम पूरी तरह से सहमत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्या समस्या थी नेहरू रिपोर्ट में, क्या प्रॉब्लम थी, तो देखो, नेहरू रिपोर्ट के सारे बिंदु नहीं पढ़ाने वाली, एग्जाम के लिए इतना जरूरी भी नहीं है कि तुम सारे पॉइंट्स बताओ, बस कुछ विशेष बातें होती है नेहरू रिपोर्ट की जो तुम्हें पता होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया और क्यों किया। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट में 2 बातें थी जो विशेष ध्यान रखनी है तुम्हें, और उन्हीं दोनों बातों का विरोध होता है। 2 विशेष बातें हैं, ठीक है, और उन्हीं दोनों का क्या होता है, विरोध होता है। तो पहली बात जो थी, जो सबसे, देखो बातें बहुत सारी हैं पर 2 इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करेंगे। यहां नेहरू जो थे उन्होंने क्या कहा इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, आई कब है, 10 अगस्त 1928 को। इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसको समाप्त करके, इसको समाप्त करके क्या बनाना है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। देखो क्या होता है सांप्रदायिक, मैंने बताया, जैसे कि मान लो ये 3 सीटें, ये 3 सीटें मुसलमानों की है, इन तीनों सीटों पर खड़े भी मुसलमान होंगे और इन तीनों सीटों पर वोट भी मुसलमान देंगे। भाई आज ऐसा थोड़ी ना है कि, ठीक है, आज ऐसा थोड़ी ना है, सिंपल सी अगर हम बात करें भाई कि मुसलमान अगर खड़ा है तो हिंदू उसको वोट नहीं दे सकता, आज ऐसा नहीं है ना। अगर हम सिंपल सी बात करें, आज ऐसा नहीं है, ठीक है, आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी दे सकता है। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब सिंपल सा समझ लो, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है मुसलमान ही खड़ा होगा और उसे वोट भी मुसलमान देगा। अगर सिख का सांप्रदायिक निर्वाचन है तो खड़ा भी सिख होगा
और वोट भी कौन देगा? सिख ही देगा। तो ये जो था, नेहरू ने कहा भाई ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, ये अंग्रेजों से इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जिसमें सीटें मुसलमानों की रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीटें जो है वो मुसलमानों की रहेंगी, परंतु उस मुसलमान को हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब जो मर्जी हो वो व्यक्ति वोट देना चाहे वो दे सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मुसलमानों को केवल मुसलमान वोट दे, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं उन्हें भी वोट, मतलब और भी बहुत सारे जाति के धर्म के लोग हैं वो भी उन्हें वोट देने चाहिए, ऐसी बात कही गई थी इसके अंदर। इसका विरोध करने वाले अभी बातचीत करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? डोमिनियन स्टेट्स आगे अभी बताती हूं, सबसे पहले इसको सुनो, यहां क्या हुआ था सबसे पहले इसको सुन लो, फिर इसको बताती हूं अच्छे से। हुआ क्या, ये मांग रखी, अब जैसे ये बात किसने पढ़ी मुझे बताओ, जैसे ये बात किसने पढ़ी? मुस्लिम लीग ने। जैसे ये बात मुस्लिम लीग ने पढ़ी, मुस्लिम लीग में अली जिन्ना जो है उनको आ गया गुस्सा, अरे बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं नहीं भाई हम तो साथ नहीं देंगे। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? हम तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारी दो शर्तें हैं। अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने क्या कहा? हमारी दो शर्तें हैं। फिर दो शर्तें आ गई, बोले हमारी दो शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं बताओ? तो बोले पहली बात तो ये कि केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में हम लोगों को 1/3 सीटें चाहिए। मतलब अगर 100 सीट है तो 100 का हमें 1/3 चाहिए, 90 सीट है तो 90 का 1/3 चाहिए, 300 सीट है तो 300 सीट का 1/3 चाहिए। तो केंद्रीय विधान परिषद जो होगी, ठीक है, जो कि केंद्र में थी, जो केंद्रीय विधान परिषद होगी इसकी 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो बोले कि अच्छा देखते हैं। दूसरा इन्होंने और ऐसी बात मांग ली, बोले ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में जो सीटें हैं उनमें हमें 1/3 चाहिए, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि पंजाब व बंगाल, क्योंकि पंजाब जो है वो आपका लाहौर, अभी भी पाकिस्तान में भी तो पंजाब है, लाहौर है, तो लाहौर पंजाब के एरिया जो था ना वहां मुसलमान प्रधानता थी। इधर आप बंगाल में आ जाते हो, बांग्लादेश जो है आज, ठीक है, आप तो उस क्षेत्र में क्या है मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो कहा पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर हमें सीटें दो, जनसंख्या के आधार पर हमें क्या दो? सीटें दो। मतलब अली जिन्ना जो है वो हम बाकी सबको तो पागल समझते थे, बुरा मत मानना कोई फैन है तो, वो हमें पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिस तरफ से तवा गर्म है वहीं से रोटी सेक ली। पूरे भारत में अगर देखें तो उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, पूरे भारत में उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, तो पूरे भारत में जहां जनसंख्या ज्यादा नहीं है वहां तो उन्होंने जनसंख्या के आधार पर सीटें नहीं मांगी, वहां तो सीधे कहा कि 1/3 दो हमें। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर मांग लेते तो 1/3 छोड़ो 1/5 हिस्सा भी नहीं मिल पाता, 1/5 सीटें भी नहीं मिल पाती, क्योंकि पूरे भारत में मुसलमान अगर देखे जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो जहां जनसंख्या कम है वहां तो मांग ली सीधी सीट 1/3, और जहां जनसंख्या ज्यादा है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है उस क्षेत्र में कहा यहां जनसंख्या के आधार पर दे दो। तो इस बात को लेकर एक तो मुस्लिम लीग ने साफ मना कर दिया, ठीक है, और इसी के साथ इन सब मांगों को सुनकर हिंदू महासभा जो थी, ठीक है, हिंदू महासभा पार्टी जो थी, हिंदू महासभा पार्टी, उसने भी साफ साफ इन सभी शर्तों को मानने से मना कर दिया। बोले ये कोई तमाशा थोड़ी ना है, अगर तुम मुस्लिम लीग की इन शर्तों, क्योंकि बात क्या थी, अगर सब हाँ करेंगे तब बनेगा, तब लागू होगा कानून। तो ये साफ हिंदू महासभा ने कहा अगर तुम मुस्लिम लीग की इन मांगों को स्वीकार करते हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो नेहरू तो फंस गए बेचारे, इसकी माने तो ये नाराज, इसकी माने तो ये इसकी माने तो ये नाराज। तो कहा कि भाई एक साथ सहमति होना तो पॉसिबल नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, ये जो निर्वाचन वाला है इसका किस्सा देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, सोचेंगे इसका क्या चाहिए, क्या करना है इलाज, बात यहां तक देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। मुस्लिम कितने होशियार है, यहाँ अपना दोनों तरफ से जो है वो पलड़ा बराबर रखना चाह रहे हैं। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां जनसंख्या के आधार पर सीट मांग लो क्योंकि हमें मिलनी है, और जहां जनसंख्या कम वहां फिक्स 1/3 दे दो हमें, तो हम तो खुश हैं, ठीक है।
अब अगर इन सभी मांगों को मांगते हैं तो ये सब कह रहे हैं कि ये कोई बकवास कर रहे हो गया, या तो 1/3 ले लो, यहां भी 1/3 ले लो और यहां भी 1/3 ले लो, या फिर यहां भी जनसंख्या के आधार पर ले लो, यहां भी जनसंख्या के आधार पर ले लो। ठीक है, दोनों जगह एक ही रूल लागू करो, अलग अलग जगह जैसा मर्जी हो। तुमने तो वैसे 2-2 रूल अलग अलग बढ़ा लिए, कल को तुम कुछ और कहोगे, बोले ये जो बात है ये स्वीकार नहीं की जाती है। तो इन दोनों के अंदर मतभेद हो गया पूरी तरह से। चलो यहां तक बात क्लियर समझे कि भाई चलो इसका कैसे जैसे निपटारा कर भी लेते, परंतु इस बात का क्या करेंगे, क्यों? पहली बात तो डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो, बात को समझो। एक तो होता है स्वतंत्र, एक होता है डोमिनियन, और एक होता है गुलाम। 3 वैरायटी होती है खाने की। यहां कितनी वैरायटी है? 3 वैरायटी है। ठीक है, 3 वैरायटी में स्वतंत्रता का मतलब होता है अगर सत्ता भी आपके हाथ में और प्रभुत्ता भी, संप्रभुत्ता भी आपके हाथ में, मतलब सत्ता भी, सरकार भी आपकी और पूरी तरह से शासन भी आपका। तो सत्ता और संप्रभुत्ता अगर दोनों आपके हाथ में है तो आप क्या हो? स्वतंत्र हो। आज जो भारत है उसके पास में सत्ता भी है और संप्रभुत्ता भी है, सत्ता भी है और संप्रभुत्ता भी है, दोनों हमारे हाथ में, तो आज हम स्वतंत्र हैं। डोमिनियन में क्या होता है? सत्ता तो होगी भारत की, ठीक है, सत्ता तो किसकी होगी? भारत की, और संप्रभुत्ता होगी अंग्रेजों की। संप्रभुत्ता में जो ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन का जो ताज है, वे राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति की जगह क्या होगा? ब्रिटेन का ताज होगा। अच्छा, गुलामी में क्या है? गुलामी में यह था सत्ता भी अंग्रेजों की और संप्रभुत्ता भी अंग्रेजों की। सत्ता भी किसकी? अंग्रेजों की, और संप्रभुत्ता भी अंग्रेजों की। अब मैंने डोमिनियन स्टेट को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा दिया आप लोगों को। अब ये मत कहना कि मैडम उपनिवेश का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है। ये भी उपनिवेश है, देखो ये बात समझना, ये भी उपनिवेश है और ये भी उपनिवेश है, दोनों उपनिवेश है। दोनों क्या है? दोनों उपनिवेश है। ये भी उपनिवेश है, ये भी उपनिवेश है। ये ऐसा उपनिवेश है जो गुलामी की जंजीरों में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की ही सत्ता है, अंग्रेजों की प्रभुत्ता है। डोमिनियन ये भी उपनिवेश ही होता है, ये भी उपनिवेश ही है, परंतु इसमें क्या होता है? सत्ता जो है वो देश के हाथ में, मतलब देश के व्यक्तियों के हाथ में होगी, भारत के नहीं। सत्ता जो है वो देश की जनता के हाथ में होती है, और प्रभुत्ता होगी वो अंग्रेज के हाथों में होगी। प्रभुत्ता किसके हाथों में होगी? अंग्रेजों के हाथों में होगी। और स्वतंत्रता में क्या होगी? सत्ता और संप्रभुत्ता दोनों जो है वो जनता और देश के बीच में, मतलब जनता और मतलब सत्ता भी जनता की और संप्रभुत्ता भी जनता की होगी। हम क्या थे? अगर मैं इस वक्त बताऊं, इस वक्त जो है वो भारत क्या था? गुलाम था। इस वक्त भारत क्या था? गुलाम था। ठीक है, और इस वक्त भारत गुलाम था, और भारत किसकी मांग कर रहा है? डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा है, भाई हमें इस यहां तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि ये बीच में है ना, सीढ़ियां चढ़कर क्यों जाएंगे? ये मिलेगा तो हम, भाई ये तो मिल रखा है, हम अगर इसकी मांग करेंगे ये मिलेगा, उसके बाद में स्वतंत्रता की बात करेंगे ना। देखो होता क्या है, बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि आगे चलकर मैं ये बताऊंगी, ये बात कही है मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की। गांधी भी इसके साथ थे, मोतीलाल नेहरू के साथ में गांधी जी थे, परंतु यहां उनका पुत्र मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने साफ मना कर दिया, युवा थे, गर्म खून था। अरे बोले क्या बकवास लगा रखी है आप लोगों ने, क्या डोमिनियन स्टेट? सीधा का सीधा पूर्ण स्वराज मांगो, पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, वो सीढ़ियां एक एक करके चढ़ता है। ठीक है, बुजुर्ग होता है एक एक करके चढ़ता है, और युवा होता है वो क्या करता है, जैसे मैं भी करती हूँ, आप लोग भी कई बार करते हैं ना, एक सीढ़ी छोड़कर दूसरी सीढ़ी पे जंप लगा देते हैं सीधा। जरूरी नहीं है कि बीच वाली सीढ़ी पर हम चढ़े, जरूरी थोड़ी ना है कोई। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कहा यहां से सीधा यहाँ जाएंगे हम लोग, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन। और मोतीलाल नेहरू कह रहे नहीं बेटा, ऐसे चलेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे जाएंगे, चाहेंगे दोनों एक ही चीज पे, जाएंगे स्वतंत्रता के ऊपर ही। ठीक है, पर मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं हम स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे। महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि हम स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे। कल को अगर सीधे स्वतंत्रता मांग ली तो ये लोग हमें जो है वो कुछ भी नहीं देंगे, हमें कुछ भी नहीं देंगे। हालांकि डोमिनियन स्टेट भी हमें नहीं देने, डोमिनियन स्टेट भी हमें नहीं मिलेगा, ये स्टेटस भी हमें नहीं मिलना है, पर हम कोशिश करेंगे इसको लेने की। नेहरू बोले मैं तो किसी बात पर सहमत नहीं हूं। नेहरू के साथ और भी बहुत से युवा वर्ग के लोग थे, अकेले नेहरू नहीं, परंतु ये कहता है कि
मोतीलाल नेहरू की जो राजनीति है उसे बर्बाद करने के पीछे उसी के बेटे का हाथ था, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है ना। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से हाथ खड़े कर लेते हैं, बोले हम, और उनके साथ फिर क्या युवा थे, बहुत सारे युवा थे। तो वो और उनके साथ और जो युवा वर्ग था ना, उन्होंने पूरा विरोध किया किसका, डोमिनियन स्टेट का। ठीक है, कि जो डोमिनियन स्टेट आप जो मांग रहे हो, जिसके अंदर डोमिनियन स्टेट आप जो मांग रहे हो, इस डोमिनियन स्टेट में आप चाहते हो सत्ता तो किसकी रहे, भारतीयों की, और संप्रभुत्ता किसकी रहे, संप्रभुत्ता किसकी रहे, अंग्रेजों की। ये था, हम ये मांग रहे थे। ठीक है, इसका पूरा का पूरा विरोध करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। इसका विरोध किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका पूरा विरोध किया। इसी के साथ जो युवा थे उन्होंने भी इसका पूरी तरह से क्या किया है, विरोध किया है। बात यहां तक क्लियर हो गई, ये चीजें सारी समझ में आ गई। हाँ ना में फटाफट जवाब दो, हाँ ना में जवाब दो। क्लियर है सारी चीजें, नेहरू रिपोर्ट डन। अब आगे सुनो, नेहरू रिपोर्ट की अगर परिणामों की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो है उस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। तो जो अंग्रेज थे वो नेहरू रिपोर्ट पर न तो उन्होंने हाँ करी और न मना करी। नेहरू रिपोर्ट बनी, बनकर हमारे पास ही रह गई, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी कार्यवाही, कोई भी काम नहीं होता है। बात यहां तक क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पार्टी में तनातनी थी, खींचाताश थी। डोमिनियन स्टेटस को लेकर जो मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जो पक्ष में थे, उसको लेकर जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। अब देखना हुआ गया, ये नेहरू रिपोर्ट की बात आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या है, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त को रखी है, ये सारी चीजें मतभेद खींचाताची चल रही है। इसी खींचाताची में मैं आपसे फिर एक बात पूछती हूं, दिसंबर 1928 में क्या हुआ है, बताओ, दिसंबर 1928 में क्या हुआ भाई। नेहरू रिपोर्ट को लेकर आनाकानी चल रही है, 1928 में चल रही है सारी चीजें, बताओ दिसंबर 1928 में क्या हुआ, कांग्रेस की बैठक हुई और क्या हुआ, क्या हुई, कांग्रेस की बैठक हुई है। चलो, कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे, बोलो, ये जरूरी है। अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता किसने की है, कांग्रेस अधिवेशन है, मुझे पता है, तो होशियार हो गए। अब तुम जब भी दिसंबर का नाम सुनोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कांग्रेस अधिवेशन आ जाएगा। मुझे बताओ अध्यक्षता करने वाला कौन था, अध्यक्षता करने वाला कौन था, मोतीलाल नेहरू। अध्यक्षता करने वाला कौन था, मोतीलाल नेहरू। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत से एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को वो पेश करेगा या नहीं करेगा। जब मोतीलाल नेहरू ही इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, और जब कांग्रेस के सामने इस रिपोर्ट को रखा, कांग्रेस के सामने जब नेहरू रिपोर्ट रखी गई, तो कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट पर अपनी सहमति दे दी थी, ये ध्यान रखना। बाकी जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था ना, उसमें सहमति नहीं मिली थी सभी दलों की, और उसी रिपोर्ट को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रखा था, कांग्रेस के जब मंच पे रखा था 1928 में, तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता खुद ही कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू जो है वो खुद ही अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार करी है। तो जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस में रखा है, तो कांग्रेस पे जो है एक दो व्यक्ति जो विशेष थे उन्होंने छोड़कर, क्योंकि सहमति पूरी नहीं बनी थी एक तरह से, पर आप कहीं भी पढ़ोगे तो यही मिलेगा, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सहमति दे दी। रीजन इसके पीछे था, मोतीलाल नेहरू खुद क्या थे, अध्यक्ष थे। बात यहां तक क्लियर होती है। चलो अगली बात फिर देखो, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दे दी और नेहरू रिपोर्ट बनी, नेहरू रिपोर्ट बनकर उस पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें। क्या डोमिनियन, क्या सांप्रदायिक निर्वाचन, जब हमें कुछ भी नहीं मिला। इतनी मेहनत करी है, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, इतना लोगों को समझा रहे हैं, इतना लोगों को सुन रहे हैं, कानून बना रहे हैं, दिमाग खपा रहे हैं, पूरी पूरी रात हम लोग लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीजों को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो इस चीज को लेकर पूरा एक साल निकल जाता है, और उस साल के अंदर है ना, अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं पिताजी आप चलो साइड में, अब मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो करना था वो कर लिया ना, अब हमें जो चाहिए हम वो लेंगे। और यहां होता है अगला अधिवेशन दिसंबर 1929। कहां होगा? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करने वाले हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता करने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा,
ये अधिवेशन तुम्हारे एग्जाम के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस अधिवेशन में एक मांग हुई थी और उस मांग को कहते हैं पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन में एक मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें की गई थी। वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने, मैंने आपको कहा ना, ये पहले से चाहते हैं कि भाई हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी डोमिनियन स्टेटस के ऊपर नहीं जाएंगे, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, लाहौर में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और इन्होंने एक सीधी सी बात रखी, एक सीधी सी घोषणा कर दी है। कोई मांग कुछ नहीं, एक तरह से देखा जाए तो मांग को छोड़ो, सीधा यूं याद रखो, इन्होंने सीधी घोषणा करी, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब कांग्रेस को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर इस पूर्ण स्वराज की सारी गतिविधियां चल रही थी। लगभग दिसंबर के आखिरी वीक में ये अधिवेशन होते हैं, तो दिसंबर के आखिरी वीक में, और कई बार ये जनवरी में खिंच जाता था अगर लंबा चलता था तो वैसे क्या हुआ, कुछ समय बाद में होता कैसे, कई बार बच्चे कहते हैं मैम पूर्ण स्वराज 1929 में, बेटा मांग 1929 में हुई है, घोषणा 1929 में हुई है, परंतु अधिवेशन जब लंबा चलता रहा तो इस अधिवेशन में एक तारीख आती है 26 जनवरी 1930, अगले साल, ठीक है, 29 में रहा है, 26 जनवरी 1930 को इस दिन पूर्ण स्वराज के आधार पर, पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर, मतलब रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पूरी तरह से स्वराज की हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी पुष्टि कर लेते हैं, स्वराज की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। और इसी दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, मनाया गया था, मैं क्या शब्द काम में ले रही हूं, था, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, तो पहला स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, ये पहला था। उस वक्त भाई उसी दिन, आप यूं मान के चलो, उसी दिन सब लोगों में अकल आई थी, तो दिसंबर में ये मांग हुई है, दिसंबर में घोषणा हुई है, और दिसंबर में घोषणा होने के बाद में कुछ समय बाद में क्या किया, वही लाहौर, मतलब वही रावी नदी के जो तट था, उस रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। और सब लोगों ने ये तय किया कि भाई अब जो है हम इस 26 जनवरी को प्रथम, मतलब इस दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो हर साल मनाया जा रहा है, इसके बाद हर साल मनाया जा रहा है, परंतु कब तक, तब तक जब तक हमें आजादी नहीं मिली। जैसे ही हमारी आजादी हमें मिलती है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जैसे हमें आजादी मिलती है, हमारा स्वतंत्रता दिवस शिफ्ट हो जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस शिफ्ट हो जाता है किस दिन, 15 अगस्त को। अब लोगों ने सोचा भाई एक इतिहास में बहुत बड़ी तारीख है, भाई तारीखें तो बहुत सारी हैं, संविधान इतिहास में तारीखें तो बहुत सारी है, परंतु ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तारीख को कुछ ऐसा किया जाए ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो इस तारीख को अपने दिलो जहन में बसा ले और जिंदगी भर इस तारीख को याद करे। तो क्या करें इसके साथ में, तो बोले सोचेंगे इस तारीख का क्या करना है, क्योंकि अभी जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली है हमें, तो 15 अगस्त को ही मनाएंगे हम लोग, तो ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिली थी, तब तक हमारा स्वतंत्रता दिवस कौन सा होता था, 26 जनवरी को, ठीक है। तब हमारा क्या होता था, स्वतंत्रता दिवस होता था 26 जनवरी को। ये ध्यान रखना, ये कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज मत होना। पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और जैसे ही 15 अगस्त को आपकी आजादी का 15 अगस्त को आपको आजादी मिलती है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस शिफ्ट हो जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस आज वर्तमान में 15 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु 15 अगस्त से पहले हम मनाते थे 26 जनवरी को, और सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर आपने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ये जरूर ध्यान रख लेना। कई बार बोर्ड पे लिखने में चीजें नहीं रहती है, परंतु मुंह से निकल जाती है, तो ये ध्यान रखो। अब यहाँ हुआ क्या है, अच्छा आगे एक और चीज देख लो, आजादी तुम्हें 15 अगस्त 1947 को मिली, इसके कारण 15 अगस्त को तुमने ये मनाया। लोगों ने कहा कि भाई ये तारीख भी यादगार तो होनी चाहिए, तो होता क्या है, 26 नवंबर को आपका संविधान बनकर रेडी हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर एकदम रेडी है। अरे बोले लागू करो फटाफट, संविधान बन गया। अरे बोले रुको एक बार, बोले क्यों, बोले ये तारीख थी ना 26 जनवरी, तो बोले हाँ, तो बोले ज्यादा दूर थोड़ी ना है।
अरे बोले 2 महीने पढ़े, अरे बोले 2 ही महीने तो पढ़े, क्या दिक्कत है। इसलिए क्या किया, 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बन के पूरा तैयार होता है, स्वीकृति हो जाती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, तो बोले रुक जाओ, संविधान को 2 महीने रोका गया। क्यों? क्योंकि इस तारीख को यादगार बनाना था, इसलिए संविधान को 2 महीने रोका गया कि इसे रोक लो, एक बार होल्ड कर लो, जबकि बनकर पूरा 26 नवंबर को रेडी एकदम। और 2 महीने रोकने के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के पीछे कारण यही था, इस तारीख को आगे आने वाली जो जनरेशन है वो पूरी जिंदगी भर ना भूले, वो इसे उत्सव के रूप में मनाए। इसलिए हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और इस दिन को आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो। भाई ये स्वतंत्रता, क्योंकि आप स्वतंत्र हुए थे, इसको गणतंत्र इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपका देश गणराज्य है। गणराज्य होने का मतलब है आपका एक ऐसा देश है जिसका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, जो इसका अध्यक्ष है, जो इसका राष्ट्रपति है, वो निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता, निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए आपका देश गणराज्य है। और 26 जनवरी 1950 को आपके यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है 26 जनवरी को। राष्ट्रपति का पद जुड़ा हुआ है गणराज्य से, गणतंत्र से। और राष्ट्रपति किस दिन शुरू हुआ, अपना काम कब शुरू किया, 26 जनवरी को। तो इसी से लिंक मिल जाता है और आप इस दिन को किस रूप में मनाने शुरू कर देते हो, गणतंत्र दिवस के रूप में। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब अच्छा, एक और बात, एक और चीज यहाँ थी, वो क्या थी, इसमें एक और मांग रखी गई थी, इसको मिटा दूं मैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरे को मिटाना है ये सारा। इसलिए एग्जाम में ना कभी भी बच्चा क्वेश्चन देखिएगा कि आपके भारतीय इतिहास में, या मान लो कि ऐसा आ जाए कि भारत में पहला सर्वप्रथम संविधान दिवस भारतीयों द्वारा कब मनाया गया था, तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस नहीं, सबसे पहला सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो वहां आपको अगर जवाब 26 जनवरी 1930 मिले ना, तो आपको टिक इसी को करके आना है। 15 अगस्त को मनाई थी, वो पूरी आजादी आपको मिली थी। भारतीयों को स्वतंत्रता कब मिली, तो तारीख है 15 अगस्त। आज आप स्वतंत्रता कब मनाते हो, 15 अगस्त, परंतु एग्जाम में आ जाएगी सबसे पहली स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 26 जनवरी। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया। एक छोटी सी बात तुम्हें और बतानी है, जब आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे ना, जब ये जवाहरलाल नेहरू थे तो इन्होंने एक तो कहा पूर्ण स्वराज की घोषणा, दूसरी इन्होंने कही कि ये अंग्रेज जो है ये हमें ऐसे तो कुछ देंगे नहीं, ठीक है, ऐसे तो कुछ देंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो यहां होता है, गांधी जी से वो कहते हैं कि चलो जी, क्योंकि सबको पता है भाई, एक बात समझो, यहां सबको पता है, जितने भी लीडर है, गांधी जी की चलती है, गांधी जी में पावर है, गांधी जी की चलती है, गांधी जी में पावर है। वो अगर किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये जवाहरलाल नेहरू को पता, जवाहरलाल नेहरू होशियार, परंतु महात्मा गांधी पागल थोड़ी ना थे, महात्मा गांधी भी होशियार थे। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर इसकी घोषणा नेहरू ने कर तो दी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है किया जाएगा, इसकी घोषणा तो नेहरू ने कर दी। अब अगर यह आंदोलन सक्सेसफुल रहा तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो सारे क्रेडिट वो ले जाएगा, और अगर ये सफल नहीं हो पाया तो ये महात्मा गांधी के मत्थे आ जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये आंदोलन मेरा था, क्योंकि मैं शुरू करने वाला था बहुत टाइम पहले 1922 में, ये आंदोलन मेरा था, तो इसे शुरू भी मैं करूंगा। अब शुरू मैं करूंगा तो चाहे सफल हो या असफल हो, इसका क्रेडिट भी मैं लूंगा, और अगर ये असफल रहा तो इसका फेलियर का रीजन भी मैं ही बनूंगा, मतलब मैं ही रहूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने जब यहाँ महात्मा गांधी को कहा कि यहाँ पर लोग जो आपका अवज्ञा आंदोलन है उसे शुरू करते हैं, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ जो है महात्मा गांधी थोड़ी सी अपनी बातों को ढिलाई ले जाते हैं और इतना तवज्जो नहीं देते, इस बात को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, एक तरह से थोड़ा सा ना भी नहीं करते, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक तरह से ठीक है युवा है, इनसे विद्रोह, इनसे दुश्मनी मोल लेना भी महात्मा गांधी को भारी पड़ जाता। और महात्मा गांधी, मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति थे जो सबको साथ लेकर चलते थे। क्या करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। तो सबको साथ लेकर चलते हैं ना, वो व्यक्ति सब चीजों को ध्यान भी रखता है,
ठीक है, सबको ध्यान भी रखता है। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया, और कुछ न करने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद में क्या किया है, यहां महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन उस वक्त वायसराय थे, लॉर्ड इरविन जो है उस वक्त वायसराय थे, लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं। क्या रखते हैं? 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं, और महात्मा गांधी को पता होता है लॉर्ड इरविन इन मांगों पर कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। आप सोचो, महात्मा गांधी जो है वो ऐसे आंदोलन शुरू नहीं कर रहे हैं, महात्मा गांधी जो है ऐसे आंदोलन शुरू नहीं करते हैं। महात्मा गांधी वेट करते हैं कि अंग्रेज कुछ गड़बड़ करे और हम आंदोलन करें, कुछ गड़बड़ करे और हम आंदोलन करें, ये वेट करते हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ कहते यूं समझो कि जबरदस्ती किसी बच्चे के मारवाड़ी में चूट के भर के रुलाना, उसको जबरदस्ती किसी बच्चे को परेशान करना था कि वो रोए, तो ये वैसा ही सीन था। महात्मा गांधी जबरदस्ती कुछ चीजें ऐसे करते थे जिससे अंग्रेज मानते नहीं थे, ठीक है, अंग्रेज गुस्सा करते थे, अंग्रेज मानते नहीं थे, और महात्मा गांधी क्या कहते हैं, देखो अंग्रेजों ने नहीं मानी हमारी बात, करो आंदोलन। इसे प्लस पॉइंट ये हो जाता कि अंग्रेज सोचते कि यार हमने इसकी बात नहीं मानी इसलिए आंदोलन हो रहा है, और भारतीय ये सोचते कि हमारे लिए कुछ अच्छा करने जा रहे थे महात्मा गांधी और उनकी बात नहीं मानी, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, हमारी बात नहीं मानी, तो वो वैसे आंदोलन में भाग थे। तो अंग्रेजों को लगता है आंदोलन हमारे कारण हो रहा है क्योंकि हमने बात नहीं मानी, और भारतीय आंदोलन में एकजुट इसलिए हो जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि गांधी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, और जब इसी की अंग्रेज नहीं मान रहे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। होशियार तो थे ही महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो, जब यह स्वीकृति नहीं देते हैं, तो अब जब स्वीकृति नहीं मिलती है तो महात्मा गांधी जो है वो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं आपके 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हमारी कल की क्लास में होगा। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, अली अब जो जिन्ना थे उनकी 14 सूत्रीय मांगे थी, वो उस वक्त थी नेहरू रिपोर्ट के टाइमिंग पे, ठीक है, वो नेहरू रिपोर्ट के टाइमिंग पे थी उनकी 14 सूत्रीय मांगे, वो जिन्ना की थी। ये 11 सूत्रीय जो मांगे हैं ये महात्मा गांधी की थी, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दिसंबर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा वो कलकत्ता में होगा, मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करेंगे, और नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस में सहमति बन जाती है। यहाँ पर दिसंबर 1929 में लाहौर में होता है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पूर्ण स्वराज की यहाँ वो घोषणा कर देते हैं कि हमें तो पूरा स्वराज चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता हमें चाहिए, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाता है, ठीक है। चलो हो गई साइड में, अब ले लो स्क्रीनशॉट। और महात्मा गांधी उनके साथ फिलहाल हाँ ना कुछ नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, गांधी इरविन के सामने वायसराय थे, 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं, और ये स्वीकृत नहीं होती है, ध्यान रखना, ये क्या होती है, स्वीकृत नहीं होती है। इसलिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक छोटा